ओके ठीक है। लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिए थे तुम लोग को, वो बना क्या? एक क्वेश्चन दिए थे ना, यस सर। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बफर सॉल्यूशन में जो प्लेस किया गया था, वो वाला बना है क्वेश्चन तुम लोग? यस सर। बन गया? आंसर आ गया? यस सर, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन, चलो ठीक है। किसी को पूछना है वो वाला क्वेश्चन या सबसे बन गया है? जल्दी बताओ, क्योंकि वो अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। तुम लोग अगर प्रीवियस ईयर सॉल्व किए होगे तो दिखा होगा वो। बताओ, किसी को वो क्वेश्चन पूछना है, नहीं तो हम आगे का टॉपिक स्टार्ट सर करते हैं। बता दी। बता दीजिए, चलो ठीक है। कौन पूछ रहा है? विवेक। ठीक। क्वेश्चन देखो क्या है हमारा। बोला गया है, क्वेश्चन सबके पास होगा, लास्ट क्लास में हम लिखाए थे। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को प्लेस किया गया है एक बफर सॉल्यूशन में, और वो बफर सॉल्यूशन किसका बना हुआ है? एसिटिक एसिड और प्लस सोडियम एसिटेट। इनफैक्ट दो बफर सॉल्यूशन है, ठीक है, दो सॉल्यूशन लिया गया है, और इनमें एक में इनका रेशियो दिया गया है बफर सॉल्यूशन का, एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट, इनका रेशियो एक में दिया हुआ है y/x, ठीक है। और दूसरे वाले में क्या है? ये सॉल्यूशन 1 हम लोग एज्यूम कर लेते हैं इसको, और सॉल्यूशन 2 में यही सेम बफर सॉल्यूशन है हमारा, ठीक है। और इनका जो रेशियो दिया गया है, एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट, इनका रेशियो दिया हुआ है x/y, यही दिया गया है ना क्वेश्चन में, देखो। यस सर। और दोनों में एक एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्लेस किया गया है। इसमें भी एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्लेस किया गया है He, और यहाँ भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्लेस किए हैं। अब बोला गया है कि इन दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, इन दोनों में जैसे ही प्लेस किया गया है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है इसका। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है E1, और सेकेंड वाले सॉल्यूशन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है E2। तो pKa का वैल्यू निकालना है हमको एसिटिक एसिड के लिए, ठीक है। उसके लिए ऑप्शंस हमको दिया हुआ है, तो देखते हैं यहाँ पे कैसे प्रोसीड सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। बफर सॉल्यूशन का बेसिक जो फॉर्मूला है वही यूज होगा। अब अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या हो रहा होगा ये बताओ तो। इसमें अगर तुम इक्वेशन लिखोगे तो ये किस टाइप का इक्वेशन आएगा, देखो तो। H2 जो है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख रहे हैं इसका हम, ये 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन, एग्जैक्टली यही हो रहा होगा रिएक्शन, बोलो। यस सर। अब इसके लिए अगर हम लोग नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करें, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, मतलब EH2 से H+, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? E0 का वैल्यू चाहिए, स्टैंडर्ड वाला वैल्यू H2 से H+ का, यस और नो? यस सर। माइनस नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है, माइनस। अब टेम्परेचर यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो कौन सा टेम्परेचर लेके सॉल्व करोगे? रूम टेम्परेचर वाला। तो उसके लिए वैल्यू यस बताए थे ना, 0.0591 डिवाइडेड बाय n होता है यहाँ पे। तो इस इक्वेशन में देखो तुम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है? 2 ना। 2। तो n का वैल्यू हो गया 2। अब log q लिखना है हमको, तो q का एक्सप्रेशन यहाँ पे बता सकते हो क्या आ जाएगा हमारा? कंसंट्रेशन ऑफ H+ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? उधर गैस है तो गैस का तो पार्शियल प्रेशर एज्यूम करना होगा ना हमको, यस सर। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे यही चीज पुट कर दे रहे हैं हम लोग, कंसंट्रेशन ऑफ H+ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। अब ये पूरा प्रोसेस जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रहा होगा, मतलब रूम टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही हो रहा है। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर एज्यूम करोगे तो हाइड्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर कितना होगा? 1 atm। एटमॉस्फेरिक यस प्रेशर सर। हमारा कितना है? 1 atm ही है ना। ये हाइड्रोजन गैस जो लिया होगा उसका प्रेशर कितना होगा? 1 atm प्रेशर पे ही वो हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो रहा होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही हाइड्रोजन गैस का कलेक्शन हो रहा है, तो वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा? 1 atm, ठीक है। यस सर। तो ये वाला वैल्यू तो ये 1 atm हो गया। अब यहाँ देखो, हमारा जो रिडक्शन पोटेंशियल है EH2 से H+, ये क्या आ गया? ये वाला वैल्यू क्या होता है? ये 0 वोल्ट होता है। यस सर। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन
ये वाला तो हम बताए थे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं तो उसमें उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का वैल्यू 0 होता है, तो ये हो गया 0 माइनस ये क्या बच गया 0.0591 बाई 2 और लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस। यस और नो, खुद बताओ तुम लोग, ऐसा लिख सकते हैं? Yes, sir. हेलो, अब यहाँ देखो Yes, टू sir. टू कैंसिल आउट हो गया, इसको देखो ये 0.0591 है और ये माइनस को इस साइड ले जाते हैं, ये देखो माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये मल्टीप्लाई में है इनफैक्ट, ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो माइनस को इसके साथ ले लिए, तो इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं पीएच से, पीएच होता है ना माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस। Yes, यस sir. और नो? तो देखो ये हमारा एक्सप्रेशन क्या आ गया 0.0591 और इनटू ये क्या आ जाएगा पीएच। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. अब देखो फर्स्ट केस में जो हमारा फर्स्ट केस में देखो सॉल्यूशन 1 जो है उसमें जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया ये E1 है और सॉल्यूशन 2 में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल E2 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं E1 इज इक्वल टू, ये एक्चुअली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही आया है, ये हमारा क्या है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं E1 इज इक्वल टू 0.0591 और ये क्या है पहला बफर सॉल्यूशन का है तो pH1 लिख दिए और E2 इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 0.0591 और ये यहाँ क्या आ जाएगा pH2। ठीक है, चलो ये तो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नोस्ट इक्वेशन वाला पार्ट अप्लाई किया, अब बफर सॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. हेलो, बोलो जल्दी से, एक बार देख लो अच्छे से, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। No, sir. चलो, अब बफर सॉल्यूशन में तो ये एक्चुअली देखो ये जो बफर लिया गया है सोडियम एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट, ये एक्चुअली कौन सा बफर है एसिडिक बफर है ना, Yes, sir. एसिड और एसिडिक बफर में एक हैंडरसन हेसल बाल्च इक्वेशन तुम लोग को बताए थे, उससे फॉर्मूला याद है फॉर बफर सॉल्यूशन, पीएच कैसे निकालते थे हम लोग, पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन फॉर्मूला याद है या नहीं तुम्हें वो? याद है ये फॉर्मूला पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस या फिर सॉल्ट और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, यही फॉर्मूला था ना बफर सॉल्यूशन का पीएच निकालने के लिए? Yes, sir. बोलो जल्दी से, ये फॉर्मूला Yes, sir. आयनिक में बहुत यूज किए थे हम लोग, याद होना चाहिए ये, याद है? Yes, sir. चलो, तो फर्स्ट वाला जो सॉल्यूशन है हमारा बफर सॉल्यूशन 1, तो उसका जो पीएच हम लोग एज्यूम कर लेते हैं उसका पीएच 1 है, तो उसमें एसिड तो हमारा एसिटिक एसिड ही है, तो पीके ऑफ एसिटिक एसिड प्लस लॉग, अब उसमें जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है तुम लोग खुद देखो, एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट इसका रेशियो क्या दिया हुआ है y/x से दिया हुआ है ना, Yes, sir. तो इसको y/x, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब इक्वेशन 2 हम लोग लिख सकते हैं सेकंड वाले सॉल्यूशन के लिए, pH2 इज इक्वल टू, उसमें भी एसिड तो हमारा यही है और बफर सॉल्यूशन सेम है, मतलब कंसंट्रेशन उसमें सिर्फ डिफर किया गया है, लॉग यहाँ पे कंसंट्रेशन इसका कितना लिया गया है, अब देखो रेशियो क्या दिया हुआ है हमको एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट का X/Y. x/y। एक्चुअली देखो यहाँ पे एक्चुअली ये जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है y/x, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना ये एसिड का पहले लिखा हुआ है, मतलब एसिड का कंसंट्रेशन y है और सॉल्ट का जो या कॉन्जुगेट बेस का जो कंसंट्रेशन है ये x है, तो यहाँ पे फॉर्मूले में हम लोग क्या ले रहे हैं सॉल्ट का ऊपर ले रहे हैं, कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन ऊपर ले रहे हैं, तो ऊपर हमारा यहाँ क्या आ जाएगा x आ जाएगा ना और नीचे y आएगा, समझ रहे हो बात? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और सेकंड वाले केस में ये क्या हो जाएगा रेशियो x/y दिया हुआ है,
तो मतलब एसिड का कंसंट्रेशन x है और सॉल्ट का कंसंट्रेशन y है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्ट का ऊपर लिख रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा y/x। ये हमारा इक्वेशन 2 है। कोई दिक्कत है उसमें यहाँ तक? No, sir. अब इन दोनों को तुम लोग ऐड कर दो, pH1 और प्लस pH2, इन दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दिए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ऐड करने पे क्या मिल रहा है देखो, इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो ये pK pK ऐड हो गया, 2pK हो गया, प्लस log x/y प्लस log y/x। तो ये log a इंटू बी कर ले हम लोग, log a प्लस बी होगा तो ठीक है। अब log a इंटू बी करोगे तो ये पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x और x Yes. कैंसिल आउट, y और y कैंसिल आउट, ये पूरा 1 हो गया। तो log 1 का वैल्यू क्या हो गया, 0। तो यहाँ से Yes. हमको मिल गया pH1 प्लस pH2 इस इक्वल टू आ गया 2pKa। ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं pKa इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, pH1 प्लस pH2 बाय 2। अब pH1 देखो, pH1 हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, E1 बाय 0.0591, ये लिख सकते हैं ना, E1 बाय 0.0591। और pH2 क्या आ जाएगा हमारा, E2 बाय 0.0591। और ये ओवरऑल डिवाइडेड बाय क्या है, 2 है ना। Yes, sir. तो यहाँ देखो अब सॉल्व कर लो, ये pK हमारा क्या आ गया, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, ये नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो E1 प्लस E2, और ये 2 टाइम्स 0.0591। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 0.0591 इंटू 2 करोगे तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, pK इज इक्वल टू E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई करके देखो ये 0.118 आए। 0.118. तो यही तो हमको निकालना था, pK ऑफ एसिटिक एसिड निकालना था। तो एक्सप्रेशन हमारा E1 और E2 के टर्म में ये आ गया। आंसर ऑप्शन चेक कर लेना क्या है ऑप्शन हमारा, ऑप्शन ए शायद करेक्ट है ना, यही आया था Yes. सबका आंसर जो जो सॉल्व किया था। अभिषेक तुम बनाए थे ये क्वेश्चन, अभिषेक क्लास कर रहा है नहीं अभी, बना था सर। देख लो अब समझ आ रहा है। ये क्वेश्चन यस सर। एक्चुअली में एग्जाम में पूछा गया है। तो दो टॉपिक क्लब कर देखो, ये बफर सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नर्स्ट इक्वेशन वाला पार्ट और आयनिक का बफर वाला पार्ट। तो दो सॉल्यूशन, दो मतलब चैप्टर मिक्स करके भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस कैसे अप्लाई करना है वो हमको ध्यान रखना है। तो देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लिए हो तब एग्जाम में थोड़ा भी मतलब वैल्यूज चेंज करके भी कुछ देगा तो थोड़ा बहुत दिमाग तो लगा सकते हो ना। अब डायरेक्टली अगर एग्जाम में ही ये क्वेश्चन सॉल्व करते तो बना पाते क्या, ये बताओ, अगर प्रैक्टिस नहीं नो करके सर। जाते तो No, sir. इतना दिमाग काम करेगा डायरेक्ट एग्जाम में? No, sir. जब तक, इसलिए बोलते हैं तुम लोग को हर एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करो। तो वो क्वेश्चन जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन उतना ज्यादा सॉल्व करोगे, ठीक है। और उससे क्या होगा कि एग्जाम में अगर उससे रिलेटेड कुछ अलग भी थोड़ा बहुत चेंज करके भी क्वेश्चन दे दिया तो तुम दिमाग लगा सकते हो डायरेक्ट एग्जाम में। लेकिन प्रैक्टिस रहेगा तभी, बिना प्रैक्टिस के जाओगे। तुमको फॉर्मूला याद है सारा, नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है सारा याद है, बफर सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है सारा याद है। सिर्फ फॉर्मूला याद रखने से क्वेश्चन नहीं बन जाता, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करने वाला तो क्वेश्चन देगा नहीं। समझ रहे हो बात? थोड़ा बहुत तो तुमको Yes, दिमाग sir. चलाना होगा ना, कैसे मैनिपुलेट करना है क्वेश्चन को। वो तो प्रोसीड करने आना चाहिए, कैसे अप्लाई करेंगे उस कॉन्सेप्ट तो आता है हमको, लेकिन अप्लाई एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एप्लीकेशन आएगा प्रैक्टिस से ही, बिना प्रैक्टिस के एप्लीकेशन नहीं आएगा। तुम लोग इसलिए बोलते हैं ये सब जितना भी फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उसमें से सिर्फ थ्योरी पढ़ने में रहोगे, सिर्फ थ्योरी रिवीजन करोगे तो कोई फायदा नहीं है। तुम थ्योरी पढ़ोगे तो सिर्फ फॉर्मूला ही तो रिवाइज करोगे और क्या करोगे। इसलिए क्वेश्चंस बनाओ, क्वेश्चन से तुम्हारा थ्योरी भी क्लियर होगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर
के सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट लास्ट 10 इयर्स के तो ऑलमोस्ट बना ही लो सारा क्वेश्चन। एक्सरसाइज के साथ साथ प्रीवियस ईयर का लास्ट 10 इयर्स 2010 से लेकर 2020 तक हर एक चैप्टर का वो कंप्लीट कर लो। समझ रहे हो बात? तो उससे आइडिया भी लगते Yes. जाएगा कि एग्जाम में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से। हर एक चैप्टर में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है ना, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, और वो क्वेश्चन बन रहा है या नहीं मेरे से एग्जाम में, जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहा है, तो उससे अलग कॉन्फिडेंस भी आएगा अपने अंदर, क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करोगे एग्जाम वाले तो। चलो, अब समझ आ गया ये सबको? Yes. यस और नो? चलो, अब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये हम लोग फैराडेज लॉ भी डिस्कस कर लिए थे प्रीवियस क्लास में, ठीक है, उसके दोनों लॉ डिस्कस कर लिए, उस पे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए थे, इनफ। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग मूव करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, ये हेडिंग डाल लो, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। स्क्रीन दिख रहा है सबको ना? Yes, sir. चलो, अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस यहाँ पे एक्चुअली हम लोग किस चीज का बात कर रहे हैं, जैसे तुम लोग है ना, इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का पास कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट मतलब वहां पे एक सॉल्ट सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं, वो सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या होता है, केटायंस और एनायंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आयंस के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर हो रहा है या इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है। समझ रहे हो बात? एक होता है मेटालिक कंडक्टेंस, मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस बता सकते हो तुम लोग क्या है, मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर? मेटालिक कंडक्टर जो मेटल हम लोग यूज करते हैं वो भी तो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। और एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उन दोनों में डिफरेंस क्या है ये बताओ तो, कोई भी। सर मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर रहता है और इलेक्ट्रोलाइट में आयंस। हाँ, पहला डिफरेंस तो यही है कि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर हो रहा है, इसमें कौन इन्वॉल्व है? मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होता है ना इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर, यस और नो? बोलो जल्दी से। यहाँ यस पे सर। हम लोग क्या लिख सकते हैं, कंडक्टेंस इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर हो रहा है। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में यहाँ पे क्या फ्लो करता है बताओ? कंडक्शन, आयंस। हाँ, कंडक्टेंस नहीं, यहाँ पे कंडक्शन लिख लो, ठीक है, कंडक्शन। तो कंडक्शन इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस। पहला पॉइंट क्लियर है? और कोई डिफरेंस बता सकते हो इसमें? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखो, एक और चीज हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे कोई सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है। समझ रहे हो? मेटालिक कंडक्टेंस में कोई भी सब्सटेंस डिकम्पोज थोड़ी करता है, उसमें मेटल के मेटालिक एटम्स जो होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री होते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर निकल जाता है, तो वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहा है वो एक्चुअली में डिकम्पोज किया है ना अपने आयंस में, यस और नो? यस। कोई जो भी इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज कर रहे हैं, अगर वो सॉलिड फेज में तुम यूज कर लोगे तब तो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर वो करेगा ही नहीं, जब तक उसको डिकम्पोज नहीं करोगे, या तो मॉल्टन फेज या तो एक्वस फेज, तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिसिटी वहां पे कंडक्ट हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जो है या इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस अगर वो डिकम्पोज हो रहा है तभी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा, ठीक है। मेटालिक में वैसा कोई सीन नहीं है, यहाँ पे नो डिकम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस विदाउट द डिकम्पोजिशन, विदाउट द decomposition of the substance,
और इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी takes place with the decomposition. टेक्स प्लेस, लिखते जाना तुम लोग साथ में, टेक्स प्लेस विथ द डिकम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, यहाँ जब तक हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो फ्री आयंस के फॉर्म में नहीं आएगा तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे एक्चुअली जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज कर रहे हैं उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है उसके रेस्पेक्टिव आयंस में, कैटायंस और एनायंस में। तो ये सेकंड पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं। तीसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेटालिक कंडक्टेंस जो है ना, इसका कंडक्टिविटी, एक टर्म हम लोग बात करेंगे कंडक्टिविटी, वो जो होता है टेम्परेचर जैसे राइज करोगे तो टेम्परेचर राइज करने से इसका कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है या डिक्रीज कर सकता है, बता सकते हो? मेटालिक कंडक्टेंस का कंडक्टिविटी जो होगा, यहाँ पे ध्यान रखना, ये डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस, ये तुम लोग पढ़े भी होगे, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, पढ़े हो क्या ये? बताओ। मेटालिक कंडक्टेंस का कंडक्टिविटी जो है डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऐसा इसलिए होता है देखो, क्योंकि जैसे तुम टेम्परेचर राइज करोगे तो मेटल के जो कर्नल्स होते हैं, कर्नल समझते हो? जैसे मेटल से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस बचेगा ना वहां पे, मेटल के एटम्स से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो, बोलो जल्दी से। Yes, sir. Yes, sir. मेटालिक एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो उसके इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद उस पूरे ओवरऑल न्यूक्लियस जो बचा है मेटल का, उसके ऊपर क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस वो रहेगा, उसी को हम लोग कर्नल बोलते हैं। तो एक्चुअली जैसे तुम टेम्परेचर राइज करोगे ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो कर्नल क्या होता है, बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगता है। और कर्नल अगर बहुत तेजी से वाइब्रेट करेगा ना तो उसका जो उस वाइब्रेट करेगा तो उसका कॉलिजन जो है इलेक्ट्रॉन के साथ वो बहुत ज्यादा होने लगेगा। क्योंकि जैसे देखते हो कि टेम्परेचर अगर हम लोग राइज करते हैं तो टेम्परेचर राइज करने से किसी भी सब्सटेंस में क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत तेजी से, या तो सॉलिड है अगर तो बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगता है, अगर गैस के मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं तो बहुत तेजी से मूव करने लगता है। ये तो पढ़े हो ना? Yes, sir. तो वही चीज सेम यहाँ पे हो रहा है। मेटालिक कंडक्टेंस में क्या हो रहा है, जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने से मेटल के अंदर जो कर्नल है ना वो बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं। और तेजी से अगर वो वाइब्रेट कर रहा है तो क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना वो उसके साथ कोलाइड करने लगता है, क्योंकि उसका जो वाइब्रेशन है वो बहुत ही फास्ट हो गया और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसके साथ धीरे धीरे कोलाइड करने लगता है। इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो उसका कोलिजन तेज हो जाता है। मतलब पहले लोअर टेम्परेचर पे उतना ज्यादा कोलिजन नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर राइज कर रहे हैं वो कोलिजन इंक्रीज होते जा रहा है। किसके बीच में? कर्नल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। और उसकी वजह से जैसे ही कोलिजन होने लगेगा कर्नल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तब इलेक्ट्रॉन्स इजिली मूव नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इजिली फ्लो नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जो है कर्नल एक तरह से हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में। करेगा या नहीं ये बताओ? अगर वो बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली निकल सकता है क्या? अब No, sir. तो इलेक्ट्रॉन्स के पाथ में वो एक तरह से हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा या नहीं, ये बताओ? Yes. तो उसी की वजह से जो होता है ना, जैसे ही वो हिंड्रेंस प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में, तो उसका ओवरऑल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, मतलब जितने तेजी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट वो पहले कर रहा था लोअर टेम्परेचर पे, अब वो हायर टेम्परेचर पे अब वो उतनी तेजी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो है ना वो ब्लॉक हो रहा है। किसकी वजह से? वो कर्नल के वाइब्रेशन की वजह से। समझ रहे हो बात? Yes. तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि मेटालिक कंडक्टेंस जो है या मेटालिक कंडक्टिविटी होगा वो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ वो डिक्रीज होता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में ऐसा नहीं है। इसमें हम लोग बोलते हैं कि कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या इसमें ऐसा क्यों हुआ? टेम्परेचर बढ़ाने से इसका कंडक्टिविटी बढ़ रहा है।
तो बहुत ही आसान चीज है। बताओ बताओ जल्दी से। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में ऐसा क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने से उसका कंडक्टिविटी बढ़ गया? इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में बता सकते हो? कोई भी बताओ जल्दी। सुदीप, हेलो। यस। अरे सिंपल सा चीज है इसमें। जैसे मान लो टेम्परेचर बढ़ा दिए तुम, तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसका फोर्स जो है कैटायन और एनायन के बीच का, वो क्या होगा? बहुत तेजी से ब्रेक करेगा ना। उसके यस। बीच का जो इंटरैक्शन है वो क्या होते जाएगा? वीक होते जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो कैटायन और एनायन के बीच में तो और ज्यादा दूरी बढ़ते जाएगा ना। समझ यस रहे हो सर। बात? यस सर। जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा उसका आयनिक अट्रैक्शंस जो है कैटायन और एनायन के बीच का, वो क्या होते जाएगा? उतना वीक होते जाएगा। और आयनिक अट्रैक्शंस अगर वीक होते जाएगा तो कैटायन और एनायन उतना ज्यादा फ्री हो सकते हैं। और जितना ज्यादा कैटायन और एनायन इलेक्ट्रोलाइट का फ्री होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? उतना फास्ट बढ़िया। होगा या नहीं? उतना ज्यादा होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो यस। यही रीजन होता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में हम लोग बोल सकते हैं कि इसका कंडक्टिविटी जो है टेम्परेचर बढ़ाने से इसका कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है। बात समझ आ गया अब तुम लोगों को? यस। डिफरेंस क्लियर है दोनों में? ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो एक ऐसे समझने के लिए। यहाँ पे एक्चुअली टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? कर्नल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, और इसकी वजह से क्या होता है? दिस कॉजेस हिंड्रेंस। ठीक है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी यहाँ पे डिक्रीज कर जाता है। और यहाँ पे क्या है? डिसोसिएशन ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, हम लोग बोल सकते हैं डिसोसिएशन ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजेस द इंटर आयोनिक अट्रैक्शंस। बात समझ में आ रहा है? अब दोनों का डिफरेंस क्लियर है तुम लोगों को, मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बीच का? नोट कर लियो फटाफट। यस सर। संजना, आवाज आ रहा है तुमको? यस सर। चलो इसको लिख लियो। यस सर। चलो, अब ये चीज अगर तुम लोग को समझ आ गया, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं कंडक्टेंस की तरफ। अब कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, ये सारा क्या क्या टर्म होता है, ये सब हम लोग समझते हैं क्या होता है। ठीक है, तो एक एक करके सारे टर्म को समझना, बहुत ही आसान सा चीज है। जैसे मान लो हम लोग कोई एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ड्रॉ कर रहे हैं। ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? एक हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। ठीक है, और दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसमें, एक कैथोड होगा और एक एनोड होगा। तो दो इलेक्ट्रोड ले लिए हम लोग यहाँ पे। ये हो गया, सॉरी, ये हो गया। तो जो पॉजिटिवली चार्ज होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनोड। ये कौन? ये एनोड हो गया। पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी से जो कनेक्टेड है उसको एनोड बोलते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड होगा ये हमारा कैथोड हो गया। ठीक है, और ये हम यूज कर लिए यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो एनोड और कैथोड यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग एज्यूम करते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका कितना है? ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं इसका ए है, कैपिटल ए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है कैथोड और एनोड का? ए। ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो है, कैथोड और एनोड के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ये हम लोग एज्यूम करते हैं एल। एल डिस्टेंस है दोनों के बीच में।
समझ रहे हो बात? कैथोड और एनोड के बीच में डिस्टेंस कितना है? एल डिस्टेंस है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इससे रिलेटेड हम लोग कुछ कुछ टर्म्स देखते हैं क्या क्या होता है। तो तुम लोग एक, जैसे अभी ये तुम लोग का करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हुआ है क्या? यस सर। चलो, उसमें एक टर्म आता है रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ में एक टर्म आता है ना रेजिस्टेंस, पढ़े हो? Yes, sir. यस सर। ये तो ऐसे भी 10th में भी तुम लोग पढ़े होंगे कि रेजिस्टेंस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, उसका ऐसा यूनिट होता है ओम होता है, याद है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो वही चीज है। तो रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट क्या होता है? कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? कंडक्टेंस। हम लोग लिख सकते हैं Yes. कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। यस और नो? रेजिस्टेंस को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं और कंडक्टेंस को जो है कैपिटल जी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये नोटेशन ध्यान रखना। कंडक्टेंस को कैपिटल जी से डिनोट कर रहे हैं और रेजिस्टेंस को आर से। तो ये दोनों अगर रेसिप्रोकल है तो जी को हम लोग लिख सकते हैं जी इज इक्वल टू 1/r। यस और नो? जी हो गया कंडक्टेंस और आर हो गया रेजिस्टेंस। यूनिट ऑफ आर क्या होता है? आर का यूनिट ओम। ओम। ओम का ये सिंबल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस का तुम लोग एक रिलेशन भी पढ़े होगे, वो लेंथ ऑफ द वायर के, तो जैसे कोई भी वायर अगर हम लोग अज्यूम करते हैं तो लेंथ ऑफ द वायर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एरिया, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये फॉर्मूला पढ़े हो? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पढ़े होगे तुम लोग ये? यस। अब यहाँ पे जो ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है रेजिस्टिविटी, याद है? रो। यस सर। ये क्लास 10th में भी पढ़े होगे। आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। ये जो रो है ना, इसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी। और एल हो गया, एल क्या हो गया? लेंथ। लेंथ। तो यहाँ पे एल जो है ये लोग वहां पे मेजर करते थे मेटालिक कंडक्टर के केस में। यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस अगर हम लोग मेजर कर रहे हैं तो यहाँ पे एल क्या होगा हमारा? एल क्या लेना है यहाँ पे? डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन कैथोड एंड एनोड। समझ रहे हो बात? कैथोड और एनोड के बीच का डिस्टेंस क्या है? वो एल लेना है हमको। और ए क्या लेना है यहाँ पे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कैथोड और एनोड। ये कैथोड और एनोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ये हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है बात यहाँ पे? यस। अब देखो यहाँ पे जी हम लोग क्या लिख सकते हैं? जी इज इक्वल टू 1/r है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/रो इंटू एल बाय ए। ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन सबको? यस यस सर। सर। चलो, तो इसको देखो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जी इज इक्वल टू, ये 1/रो को अलग लिख लिया हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे n2 क्या कर दिया? 1/l बाय। ठीक है, ये l बाय हम लोग अलग कर दिए। अब यहाँ ध्यान देना, ये 1/रो जो है इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो है हमारा रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी का अगर तुम रेसिप्रोकल ले लोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी हो जाएगा। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी। ठीक है, और कंडक्टिविटी को हम लोग डिनोट करते हैं कप्पा से। ये के जैसा सिंबल होता है, ग्रीक सिंबल है, इसको बोला जाता है कप्पा। ठीक है, बिल्कुल ये स्मॉल के जैसा सिंबल होता है, कापा बोलते हैं इसको। तो ये 1/रो हो गया हमारा कंडक्टिविटी, जिसको कि हम लोग कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। इस कंडक्टिविटी को देखोगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोला जाता है। जैसे रेजिस्टिविटी को तुम लोग पढ़े होगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, सुने हो? यस। रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। उसी तरह कंडक्टिविटी का दूसरा नाम क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहीं बोला जाए तो उसका मतलब क्या हुआ? कंडक्टिविटी ही है। समझ रहे हो बात? यस सर। चलो, तो 1/रो को हम लोग कापा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि कंडक्टिविटी हो गया।
और यहाँ पे L/A जो है ना, ये हमारा सेल कांस्टेंट हो गया। L/A को हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट, जिसको कि G स्टार से डिनोट करते हैं। ये नोटेशन ध्यान रखना, सेल कांस्टेंट G स्टार हो गया, जो क्या है, जिसका वैल्यू L/A होता है। लेंथ बिटवीन कैथोड एंड एनोड, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। समझ रहे हो बात? यस सर। अब देखना यहाँ पे रिलेशन हम लिख रहे हैं, यहाँ से रिलेशन G इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो G इज इक्वल टू 1/ρ है, तो 1/ρ के जगह हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कापा। 1/ρ को रिप्लेस कर दिया कापा से, और इनटू 1/L/A है, तो L/A को किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग, G स्टार से। ठीक है, समझ आ रहा है बात तुम लोगों को? यस सर। तो यहाँ से हम लोग कापा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, G इंटू G स्टार। अब ये रिलेशन तुम लोग याद रखना, कापा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार। अब कापा हमारा क्या है, ये है कंडक्टिविटी। ठीक है, अब हम लोग पूरा सारा टर्म का मतलब लिख देते हैं। कापा हो गया कंडक्टिविटी, G क्या था बताओ, G है हमारा कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, और इनटू G स्टार क्या है, सेल सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला तुम लोग को ध्यान रखना है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। ठीक है, बात समझ आ गया? यस सर। चलो, अब यहाँ पे हम लोग इसका यूनिट्स देख लेते हैं, सबका यूनिट क्या क्या होगा। तो G का यूनिट क्या होगा, पहले कंडक्टेंस का यूनिट बताओ तुम लोग। G इज इक्वल टू 1/R लिखेंगे, तो 1/R, तो R का यूनिट हमको पता है ओम होता है, तो G का यूनिट क्या हो सकता है, ओम इनवर्स। कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम इनवर्स। ठीक है, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम और इस पे पावर -1, या तो सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करो, या तो ओम लिख के और उस पे पावर -1 लिख दो, या फिर बहुत जगह देखोगे ओम को उल्टा करके MHO भी लिख दिया जाता है। ठीक है, कंडक्टेंस का अगर यूनिट है तो MHO भी रिप्रेजेंट किया, ओम को जस्ट रिवर्स कर दी क्योंकि रेसिप्रोकल ले रहे हैं ना यहाँ पे ओम का। यस और नो? यस सर। तो ओम इनवर्स लिख दो, ये भी जी का ऐसा यूनिट है, या फिर MHO भी लिख दो, और इसी को बोलते हैं हम लोग साइमन, कैपिटल S से डिनोट करते हैं। ये सारा यूनिट जो है G का ही है, कंडक्टेंस का ये यूनिट हम लोग देख रहे हैं। तो कंडक्टेंस का ये यूनिट ओम इनवर्स, MHO या फिर साइमन, ये सारा चीज कंडक्टेंस का यूनिट है। G स्टार का यूनिट क्या हो जाएगा ये बताओ, G स्टार जो हमारा सेल कांस्टेंट है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। हाँ L/A होता है ना। तो देखो जनरली ऐसा यूनिट तो पूछा जाएगा तब तो मीटर इनवर्स होना चाहिए, लेकिन जनरल जो हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि मीटर बहुत लंबा हो जाएगा ना डिस्टेंस, यहाँ पे यस जो सर। इलेक्ट्रोलाइटिक डिस्टेंस हम लोग लेते हैं कैथोड और एनोड में, यहाँ पे हम लोग मीटर में मेजर नहीं करते हैं। यहाँ पे जनरल जो यूज करेंगे हम लोग, देखोगे यूनिट जो मोर कॉमनली यूज होगा यहाँ पे G स्टार का, वो सेंटीमीटर इनवर्स वाला होगा। समझ रहे हो बात, क्योंकि यहाँ बहुत छोटा डिस्टेंस यहाँ इन्वॉल्व होगा, तो मीटर के टर्म में हम लोग बात नहीं करेंगे, यहाँ पे सेंटीमीटर के टर्म में। ये लेंथ जो है ये हमारा सेंटीमीटर में दिया रहेगा, और एरिया जो है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया रहेगा, तो सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर स्क्वायर करोगे तो ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। तो मोर कॉमन यूनिट जो है G स्टार का हम लोग ये वाला यूज करने वाले हैं। ठीक है, G का यूनिट हो गया, G स्टार का यूनिट हो गया। कापा का यूनिट क्या हो जाएगा ये बताओ, कापा होता है G इंटू G स्टार। तो यहाँ देखो G का यूनिट हो गया साइमन, और G स्टार का यूनिट हो गया सेंटीमीटर इनवर्स, कॉमन यूनिट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो कंडक्टिविटी का यूनिट क्या हो गया, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर साइमन मीटर इनवर्स भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी लिखा हुआ रह सकता है,
ओम इनवर्स मीटर इनवर्स लिख सकते हैं, या फिर ऐसे Yes. भी लिखा रह सकता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर MHO और मीटर इनवर्स। ये सारा क्या है, कंडक्टिविटी का यूनिट लिख सकते हैं या नहीं सारा, ये बताओ Yes. तुम लोग। Yes, sir. ठीक है, तो कंडक्टेंस का ये सारा यूनिट है, साइमन हो गया, ओम इनवर्स हो गया, MHO हो गया, ये सारा, तो कोई भी यूनिट हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे। चलो फटाफट इसको नोट करो, फिर आगे करते हैं हम लोग। आवाज आ रहा है ना सबको? Yes, sir. आ रहा। Yes, sir. ओके, नोट कर लिए? Yes, sir. चलो अब देखो यहाँ पे एक्चुअली जो ये कापा है ना, इसका डेफिनेशन क्या है, हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे। कंडक्ट जो हमारा कंडक्टिविटी आया या स्पेसिफिक कंडक्टेंस है जिसको कापा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो डेफिनेशन कैसे इसका आता है, तो ये कापा जो है ये क्या है, इज इक्वल टू फॉर्मूला इसका G इंटू जी स्टार, मतलब G इंटू जी स्टार की जगह हम लोग L/A लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर हम लोग लेट यहाँ पे अगर हम लोग लेंथ जो है, लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स जो हम लोग यूज कर रहे थे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में, जो इलेक्ट्रोड्स हैं उसके बीच में लेंथ अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर एज्यूम कर लें, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है दोनों इलेक्ट्रोड्स का वो 1 सेंटीमीटर अगर एज्यूम कर लें, दोनों का वैल्यू अगर 1 एज्यूम कर लें यूनिटी के बराबर। ठीक है, यहाँ पे देखो वॉल्यूम हम लोग लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये क्या आ सकता है, ये क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। समझ रहे हो कि कितना वॉल्यूम उसके बीच में आया, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में इलेक्ट्रोलाइट का कितना वॉल्यूम आया, वो कैसे निकालेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोलाइट का कितना वॉल्यूम उसके कांटेक्ट में है, समझ रहे हो, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में कितना इलेक्ट्रोलाइट इन्वॉल्व है हमारा, वो कैसे निकालेंगे। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स इनटू लेंथ, ऐसे ही कर लेंगे ना हम लोग, वॉल्यूम निकलेगा यहाँ से, ये बताओ। Yes, sir. तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर दोनों 1 सेंटीमीटर, लेंथ 1 सेंटीमीटर एज्यूम किए हैं और एरिया हम लोग कितना एज्यूम किए हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी भी ऐसे लिखा हुआ रह सकता है। इसको अगर ml में कन्वर्ट करोगे तो एक रिलेशन तुम लोग पढ़े होगे, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू 1 ml, ये रिलेशन पहले भी बता चुके हैं हम, ये होता है या नहीं, अरे ये रिलेशन पढ़े हो ना, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, Yes, sir. उसी से तो ये डिराइव हुआ है। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होगा, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है, 10⁻³ लीटर होता है। तो 10⁻³ लीटर को हम लोग 1 ml नहीं बोल सकते हैं। तो Yes, वन sir. क्यूब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ये किसके इक्वल हो गया, 1 ml हो गया, बोलो। Yes, sir. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही चीज हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। देखो जब ये दोनों का वैल्यू 1 1 हो गया ना, तो उस समय देखोगे L भी 1 हो गया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हमारा 1 हो गया, तो उस केस में देखोगे कापा किसके इक्वल हो जाएगा, G के इक्वल हो जाएगा। कब, जब लेंथ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो गया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये दो वैल्यू है, दोनों का वैल्यू यूनिटी अगर ले लें तो कापा किसके इक्वल हो जाएगा, मतलब कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस होगा ना, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस, यस और नो। Yes. अब देखो दोनों का वैल्यू अगर 1 1 लेंगे तो वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में यूज हुआ होगा, वो वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितना आ जाएगा हमारा, 1 ml हो जाएगा या नहीं। या एक्चुअली अभी हम लोग देख चुके हैं, वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब आता है जो कि इक्वल टू किसके हो जाएगा 1 ml, यस और Yes. नो। तो इसको देखो हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं,
कंडक्टिविटी का दूसरा डेफिनेशन ऐसे भी आ सकता है कि द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml electrolytic solution, the conductance of 1 ml electrolytic solution is known as specific conductance या फिर और कंडक्टिविटी। बात समझ में आया तुम लोगों को? कंडक्टिविटी, ये डेफिनेशन क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। तो अगर हम लोग 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिए, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम है वो अगर 1 ml होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं उस 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो भी कंडक्टेंस होगा वही क्या हो जाएगा, इक्वल टू कंडक्टिविटी हो जाएगा या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो जाएगा। यस और नो? यस सर। तो ये हो गया कंडक्टिविटी का डेफिनेशन। ठीक है, तो कंडक्टिविटी कुछ नहीं है, कंडक्टिविटी जस्ट क्या है, दैट इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का 1 ml का जो कंडक्टेंस होगा वही उसका कंडक्टिविटी हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज इक्वल टू कप्पा, कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना तुम लोग। फटाफट इसको नोट करते जाओ, बहुत ही आसान आसान चीज है। ठीक है, अभिषेक लिख रहे हो ना तुम? यस सर। खुशी Yes, sir. समझ आ रहा है? Yes. चलो ठीक है। लिख लोगे तो बोलना तुम लोग। हो गया सर। लिख लीजिए। सबका हो गया ना? यस सर। यस सर। ओके, चलो अब इसमें इसके बाद हम लोग कंडक्टेंस पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टर्म हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस या फिर इसको मोलर कंडक्टिविटी भी बोला जाता है। मोलर के टर्म में जब हम लोग बात करें, एक मोल अगर फिक्स कर देना तो उसका कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी सेम हो जाए। तो मोलर कंडक्टेंस को हम लोग डिनोट कर सकते हैं लैम्डा एम से। ठीक है, ये नोटेशन है इसका, लैम्डा एम से ये मोलर कंडक्टेंस को डिनोट कर रहा है। समझ रहे हो? इसका ये रिप्रेजेंटेशन है, मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम। इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम लोग? तो यहाँ पे देखो, कंडक्टेंस ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन is known as molar conductance lambda m। बात समझ में आ गया? यहाँ पे हम लोग मोल के टर्म में बात कर रहे हैं, ये नाम से ही पता चल रहा है। मोलर कंडक्टेंस मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज कर रहे हैं उस इलेक्ट्रोलाइट का कितना होना चाहिए, क्वांटिटी कितना होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। और उस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को अगर यूज करोगे तो उस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो भी कंडक्टेंस आएगा वही क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस हो जाएगा। समझ रहे हो? मोलर कंडक्टेंस के इक्वल हो जाएगा। अब जैसे देखो, जैसे मान लो इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे हम लोग। जैसे ये हम लोग ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लिए, ठीक है, इसमें जो मान लो हम लोग ये इलेक्ट्रोलाइट यूज किए हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट का मोल्स कितना होना चाहिए, मोल्स क्या होना चाहिए इसका, 1 होना चाहिए। ठीक है, और इसका मोलैरिटी जो है, मोलैरिटी इसका कैपिटल एम गिवन है। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं हम लोग मोलैरिटी जो है इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का ये कितना है, कैपिटल एम। ठीक है,
ये हमारा गिवन है। तो हम लोग मोलारिटी का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यही तो फॉर्मूला होता है मोलारिटी का। यस ठीक है, अब यहाँ बताना, ये जो वॉल्यूम है हमारा, ये लीटर में वॉल्यूम है, ये क्या आ जाएगा, 1/मोल आ जाएगा, 1/मोलारिटी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारा ये कितना है, मोल्स कितना लेना है यहाँ पे सॉल्यूट का, हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो लिए हैं हम लोग, उसमें जो सॉल्यूट है उसका मोल्स कितना है, 1 मोल ही लेना है ना हमको। बोलो जल्दी से, हेलो, यस सर आवाज नहीं आ रहा है क्या, आ रहा है। आवाज आ रहा है। चलो यहाँ देखो, ये जो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का ये कितना लेंगे हम लोग, 1 ही लेंगे ना, क्योंकि हम लोग किसका बात कर रहे हैं, मोलर कंडक्टेंस का बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है ये हमारा कितना है, 1, और मोलारिटी तो वॉल्यूम क्या आ गया, 1/m, कैपिटल M आया। यस यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो वॉल्यूम है ना, ये हम लोग वॉल्यूम का यूनिट जो यहाँ पे देखेंगे, ये लीटर, सिर्फ लीटर नहीं होगा, लीटर पर मोल के टर्म में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के टर्म में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, तो वॉल्यूम का जो यूनिट यूज करोगे ना, ये लीटर पर मोल के टर्म में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अभी आगे ये जब हम लोग आगे जब यूनिट निकालेंगे मोलर कंडक्टेंस का क्या होता है, तो उसमें ये जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम इन लीटर आ गया 1/कैपिटल M, मोलैरिटी। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम इन ml हम लोग क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इन लीटर अगर 1/m है, तो वॉल्यूम इन ml क्या आ जाएगा, 1 into 1000/m। यस और नो, अरे लीटर में अगर वॉल्यूम यस सर पता है ml में बदलना है तो 1000 से मल्टीप्लाई ही कर दोगे ना तुम। तो यहाँ पे जो ये यूनिट होगा हमारा, ये क्या आएगा, मिलीलीटर पर मोल आएगा। यस और नो, वॉल्यूम हमारा मिलीलीटर में चेंज हो गया है, कोई दिक्कत। अब देखो, अब एक चीज हमको पता है, एक डेफिनेशन ऊपर हम लोग देख चुके हैं कि कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कापा, कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग, कापा। Yes, sir. कंडक्टिविटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। तो अगर 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस है वो कापा के इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, अगर तुमसे ये पूछा जाए कि कंडक्टेंस ऑफ 1000/ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, अगर 1 ml का कापा है तो 1000/ml का कंडक्टेंस कितना हो जाएगा, कापा 1000 इंटू into का कापा इंटू 1000/m। यस और नो, बताओ, सिंपल सा चीज है, यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रहे हैं। 1 Yes. ml का अगर कापा है तो 1000/ml का कितना होगा, कापा इंटू 1000/m, और इसी 1000/m के कंडक्टेंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यही तो मोलर कंडक्टेंस है हमारा, यही चीज तो हमारा मोलर कंडक्टेंस है ना। देखो वॉल्यूम हमारा 1000/ml कब आया, जब मोल्स हम लोग सॉल्यूट का कितना एज्यूम किए हैं, 1 m एज्यूम किए हैं। समझ रहे हो बात, यही चीज है ना हमारा मोलर कंडक्टेंस। Yes, Yes. sir. तो यहाँ पे हम मोलर कंडक्टेंस जिसको कि हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लैम्डा एम से। तो लैम्डा एम का फॉर्मूला मिल गया हम लोगों को, क्या आ गया लैम्डा एम का फॉर्मूला, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा एम इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, कापा इंटू 1000/मोलैरिटी, ये फॉर्मूला आ गया। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कापा इंटू, ये लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000/m को हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, क्योंकि यही चीज था ना, 1000/m हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml।
यही है, देख लो ऊपर दिख रहा है। Yes. ये देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ये क्या है 1000 बाय m। तो या तो हम लोग ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, लैम्डा मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू 1000 बाय मोलैरिटी, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कापा इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। दोनों के टर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कापा हो गया हमारा कंडक्टिविटी, और कैपिटल M क्या हो गया, ये कैपिटल M क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, मोलर मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये तुमको दिया रहेगा, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। चलो फटाफट इसको लिखो। हो गया सर। हो गया, चलो अगर हो गया तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिख चुके हो ना सब लोग? यस सर। ओके, ये भी मोलर कंडक्टेंस लैम्डा m का ही फॉर्मूला है। तो ये हम लोग मोलर कंडक्टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। नेक्स्ट टर्म है हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को लैम्डा EQ से रिप्रेजेंट किया जाता है, लैम्डा EQ। ठीक है, अब देखो इसका जल्दी जल्दी देखो, इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं इसको कि द कंडक्टेंस ऑफ वन इक्विवेलेंट, द कंडक्टेंस ऑफ वन इक्विवेलेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यहाँ पे हम लोग मोल्स के टर्म में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग इक्विवेलेंट्स के टर्म में बात कर रहे हैं। तो तुम लोग को ये पता होगा ना इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं हम लोग। इक्विवेलेंट्स और मोल्स के बीच में रिलेशन क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू क्या होता है n फैक्टर। ये तुम लोग को रिडॉक्स में भी बताए थे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना है Yes, तो sir. जो मोल्स है n ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स, और उसको अगर n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारा इक्विवेलेंट्स आ जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। समझ रहे हो? किसी को अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर कर देंगे हम लोग, वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग मोलैरिटी के इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में हम लोग मोलैरिटी के टर्म में बात नहीं करते हैं, नॉर्मैलिटी के टर्म में बात करते हैं। किसके टर्म में बात करेंगे यहाँ पे, बोलो? नॉर्मैलिटी। 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 ठीक है, तो सिंपल सा चीज है, कुछ डिफरेंट नहीं है यहाँ पे। जैसे मान लो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट ले लिए, ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट लेना है हमारा, ये इलेक्ट्रोलाइट का जैसे वहां पे हम लोग मोलर कंडक्टेंस में मोल्स 1 ले रहे थे, यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट कितना लेना है, 1 लेना है, इक्विवेलेंट्स 1 लेना है। यहाँ पे मोल्स के टर्म में बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हम लोग 1 एज्यूम किए। तो 1 इक्विवेलेंट अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का लोगे तो उस 1 इक्विवेलेंट का जो भी कंडक्टेंस आएगा उसी को क्या बोला जाता है, द कंडक्टेंस ऑफ 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज नोन एज, ऐसे लिख लेना, लैम्डा EQ। उसी को बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, और यहाँ पे इस सॉल्यूशन का हमको नॉर्मैलिटी दिया गया है। इस सॉल्यूशन का नॉर्मैलिटी जो है ये कैपिटल N गिवन है। सॉल्यूशन का नॉर्मैलिटी कितना दिया हुआ है हमको, कैपिटल N। ठीक है, अब नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला कोई बताओगे मेरे को, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मैलिटी? नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला देखो, जैसे मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यस और नो? यस। नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे हम लोग सॉल्यूट का इक्विवेलेंट यूज कर लेंगे और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है,
बस मोल्स चेंज हो गया, किससे? इक्विवेलेंट से चेंज हो गया, बाकी सब चीज सेम है। नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही आएगा हमारा। कोई दिक्कत? दोस्त मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह सिर्फ आ गया हमारा इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। अब देखो यहाँ पे, अब हम लोग वॉल्यूम इन लीटर क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम इन लीटर ये क्या आ गया यहाँ पे? अगर हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमारा कितना होना चाहिए सॉल्यूट का? 1 होना चाहिए। देख लो, यस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट हमारा क्या है यहाँ पे? 1 है। तो वॉल्यूम इन लीटर ये क्या हो गया? 1 बाय नॉर्मेलिटी हो जाएगा। यस और नो? और इसका जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा? लीटर पर इक्विवेलेंट आएगा। वहां पे लीटर पर मोल आ रहा था, यहाँ पे क्या आएगा? लीटर पर इक्विवेलेंट आएगा। समझ रहे हो बात? यस और सेम चीज सेम वैसे ही कर रहे हैं आप। वॉल्यूम इन ml अगर लिखोगे तो वॉल्यूम इन ml क्या आ जाएगा? 1 into 1000 बाय नॉर्मेलिटी। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? मिलीलीटर पर इक्विवेलेंट, इसका यूनिट। यस और नो? यस अब देखो, हमको पता है कि कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कितना होता है? कप्पा के इक्वल होता है। कंडक्टेंस ऑफ 1 ml अगर लोगे किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का तो किसके इक्वल होगा? कंडक्टिविटी के इक्वल। यस और नो? यस तो यहाँ पे देखो सेम वैसे ही कर रहे हैं हम लोग। कंडक्टेंस ऑफ 1 into 1000 बाय n, इतना ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? कप्पा इंटू 1000 बाय n। यस और नो? यस सर और यही जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस ऑफ 1000 बाय n ml, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलेंगे। यही हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है या नहीं? खुद बताओ तुम लोग। लैम्डा इक्यू। यस और नो? यस सर तो अब यहाँ से फॉर्मूला आ गया हमारा। लैम्डा इक्यू का फॉर्मूला क्या आ गया? लैम्डा इक्यू इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। अब ये फॉर्मूला ध्यान रखना चाहिए। तो मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम कप्पा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कप्पा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सब चीज है, कुछ इसमें हम स्पेशल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखो तुम लोग रेशियो अगर लेंगे हम लोग, खुद बताना। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? रेशियो ले रहे हैं किसके किसके बीच में? लैम्डा इक्यू और लैम्डा मोलर, मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बाय मोलर कंडक्टेंस। इसका रेशियो क्या आएगा हमारा? मोलैरिटी बाय नॉर्मेलिटी मोलैरिटी बाय नॉर्मेलिटी। और मोलैरिटी बाय नॉर्मेलिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 बाय n फैक्टर लिख सकते हैं। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में याद होगा तुम लोग को, हम एक रिलेशन लिखाए थे रिडॉक्स में। याद है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, इससे भी निकाल सकते हो, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। ये बताया गया था रिलेशन। यस और नो? यस इसलिए बताया गया था, यहाँ पे यूज करना है हमको। ठीक है, ये ध्यान रखना। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में रिलेशन क्या आ जाएगा? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। बस यही है, n फैक्टर तुमको निकालने। यहाँ पे n फैक्टर क्या होगा? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, वही हो जाएगा n फैक्टर। तो यहाँ तो सिंपली हम लोग निकाल पा रहे हैं। यस और नो? कोई दिक्कत? तो लैम्डा इक्यू मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस, उसका रेशियो क्या आएगा? हमेशा 1 बाय वैलेंसी फैक्टर या फिर n फैक्टर।
एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर दोनों सेम चीज है, ठीक है, उससे कंफ्यूज मत होना। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस, या फिर मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। अब फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर चुके हैं, अब लिख चुके हो सब सारा यहाँ तक सब लोग? यस सर। चलो ठीक है, यस सर। तो अगर इतना लिख चुके हो, ठीक है, तो आज फॉर्मूला ही तक ही रहने देते हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चंस हम लोग किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसके क्वेश्चंस हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक देख लो एक बार, सबको समझ आ गया ना? क्वेश्चंस तुम लोग बना रहे हो, कर ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस कितना तक किए हो अभी Yes. तक? डाउट आया है कुछ अभी तक? यस सर, बना रहे हो या नहीं बना रहे हो? बना रहे हैं सर। ठीक है, बनाओ, हम एक ही बार डिस्कस करेंगे, इसका डाउट क्लास लगाएंगे, पहले इसको कंप्लीट करने दो। अब ज्यादा टॉपिक्स नहीं बचा हुआ है इसमें, ठीक है। ये वाले टॉपिक में और मुश्किल से 2 क्लास लगेगा इसमें, उसके बाद एक कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन है, उसमें 1 क्लास लगेगा, तो मुश्किल से 3 क्लास का टॉपिक बचा हुआ है हमारा, ठीक है। 3 क्लास के बाद ये चैप्टर तुम लोग का खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम 2 क्लास डिस्कशन लगा लेंगे, या देख लेंगे जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे उसके हिसाब से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी तुम लोग का मतलब मोर और लेस नेक्स्ट वीक में अगर 3 क्लास मिलेगा तो 3 क्लास नेक्स्ट वीक तक तुम लोग का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो बात? यस सर। तो तब तक तुम Yes. लोग आराम से बनाते जाओ, अभी सैटरडे संडे मिल रहा है, इसमें बनाओ जितना भी बन सकता है, क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद फिर हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये कैलकुलेशन वाला, फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन वाला चैप्टर तो बस यहीं तक एंड होता है। इसके बाद तो एक सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर है, उसमें तो कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, वो बिल्कुल थियोरेटिकल है। और तो तुम लोग का इधर सॉलिड स्टेट हो चुका है, सॉल्यूशन हो चुका है, काइनेटिक्स हो चुका है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी नेक्स्ट वीक में हो ही जाएगा। ये 4 ही चैप्टर मेन है, मतलब जिसमें न्यूमेरिकल्स इन्वॉल्व है फिजिकल में, और एक सरफेस केमिस्ट्री है तो वो थियोरेटिकल है पूरा। बस इतना ही तुम लोग को फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर है। उसके बाद ऑर्गेनिक तो तुम लोग का स्टार्ट हो ही गया होगा, Yes. sir. और इनऑर्गेनिक में तुम लोग का क्या चल रहा है? सर केमिकल बॉन्डिंग का सेकंड पार्ट। अच्छा, तुम लोग का ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तुम लोग का हो गया है क्या? नो सर। नो सर। अच्छा, तुम लोग का नहीं हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो वो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये एस ब्लॉक तो हम ही कराए थे शायद। नो नहीं, सर, तुम बस लोग सर। तुम लोग को नहीं कराए थे। एस ब्लॉक हो गया तुम लोग का, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक? यस, ब्लॉक एस ब्लॉक हुआ है। हो गया। अच्छा, पी ब्लॉक नहीं हुआ है। नो नो सर। सर। हाँ, तो पूरा पी ब्लॉक है इनऑर्गेनिक में बचा हुआ। बाकी फिजिकल में तो बस एक ही चैप्टर बचा हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद बस सरफेस केमिस्ट्री बचेगा तुम लोग का। हाँ, एक और चैप्टर होगा तुम लोग का इनऑर्गेनिक में, पी ब्लॉक के अलावा एक मेटलर्जी भी चैप्टर है, देखे हो? Yes. sir. यस। वो भी चैप्टर है, तो वो छोटा सा चैप्टर है, वो उतना बड़ा नहीं है, लेकिन पी ब्लॉक बहुत बड़ा चैप्टर है, और पी ब्लॉक इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो पी ब्लॉक अच्छे से करना तुम लोग पूरा। सर मेटलर्जी मतलब न्यूक्लियर केमिस्ट्री। मेटलर्जी न्यूक्लियर केमिस्ट्री होता है। मेटलर्जी मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ोगे ना, क्या क्या प्रोसेस होता है, मेटल कैसे ओर से एक्सट्रैक्ट होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, उसमें फ्रोथ फ्लोटेशन, फिर मैग्नेटिक सेपरेशन, ये सारा मेथड पढ़ोगे। उसके बाद रिडक्शन कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है, हॉल हेरॉल्ड्स प्रोसेस होता है एल्यूमिनियम के लिए। वो एक्सट्रैक्शन के बारे में है ना, बिल्कुल कैसे हम लोग ओर से मेटल, प्योर मेटल तक ऑब्टेन करते हैं,
न्यूक्लियर केमिस्ट्री तो वो तो बिल्कुल डिफरेंट चीज हो गया। ठीक है, Yes. चलो तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुम लोग कंप्लीट करो नेक्स्ट वीक तक। नेक्स्ट वीक में ये चैप्टर तुम लोग का खत्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीक तक तुम लोग मोस्ट प्रोबेबली खत्म कर लेना अपने एंड से भी। मेरे एंड से कंप्लीट होगा, तुम लोग अपने एंड से भी। अभी काफी टाइम है, 10 दिन है ऑलमोस्ट नेक्स्ट वीक कंप्लीट होने में। इधर सैटरडे संडे मिल रहा है तुम लोगों को, बनाओ आराम से क्वेश्चन जितना बना सकते हो। उसके बाद फिर और टॉपिक्स जो बचे हुए हैं वो अगले क्लास। ठीक है, Yes, sir. Thank you, sir. चलो थैंक ठीक यू सर। ठीक है, थैंक यू।